Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zee and you guys are watching Mathematics by Hashim Zee। भाई काफी सारे बच्चे एक से दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे पूछ रहे थे। पहले नंबर के ऊपर तो एक क्वेश्चन जो 99% बच्चे पूछ रहे थे वो ये है कि सर फास्ट का जो न्यू क्राइटेरिया है इसको डिफाइन कर दीजिए, इसका मतलब क्या है और इससे क्या अफेक्ट हो सकता है हमारे लिए, क्या नहीं हो सकता, ये क्या बेनिफिट मिलेगा हमें। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर में डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये जो न्यू क्राइटेरिया है इसका फायदा क्या है, क्या नुकसान क्या है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए फायदा है, ना पढ़ने वाले नालायक बच्चे के लिए नुकसान ही नुकसान है। अच्छा भाई, दूसरे नंबर के ऊपर जो एक क्वेरी मुझे सबसे ज्यादा रिसीव होती है आजकल वो ये है कि सर अगर हमारे इंटर के एग्जाम्स 16 जून को, 19 जून को, 18 जून को एंड होंगे तो हम फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करेंगे, किस पैटर्न के ऊपर हम फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर सकते हैं अगर हमारे एग्जाम्स ही 19 जून को एंड हो रहे हैं। कोई मसले की बात नहीं है, बहुत आसान सा तरीकेकार है। और तीसरा वो उन बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आता है जो इधर ए लेवल्स के हैं या फिर इधर वो किसी दूसरे बोर्ड्स के हैं या फिर वो इधर रिपीटर्स या इंप्रूवर्स हैं जो कि इस साल फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाह रहे हैं। तो वो भी अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि सर फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करें, कोई पैटर्न एक्सप्लेन कर दीजिए आप। कोई मसले की बात नहीं है भाई। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी का जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया है उसको समझ लेते हैं कि भाई देखो फास्ट यूनिवर्सिटी ने फरमाया है कि अब से अगर आपने किसी भी बीएस की या बीबीए की फील्ड में एडमिशन लेना है। देखो बीएस का मतलब क्या है, यानी कि जो नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स है हमारे पास, जैसे आपके पास बीबीए हो गया, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, या आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, आपके पास कंप्यूटर साइंस हो गया, आपके पास साइबर सिक्योरिटी हो गया, आपके पास डेटा साइंस हो गया, या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हो गए ना, ये सारे के सारे बीएस बेस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। वाइल इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, जितने भी आपके पास इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम्स होगा ये सारे किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के अंदर फॉल करेंगे। सही है ना भाई। अच्छा, तो जो बीबीए और बीएस के प्रोग्राम्स हैं इनके लिए फास्ट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनाउंस कर दिया। अभी पहले क्या होता था, बड़े मजे से बच्चे कह रहे होते थे सर हमारी इंटर की परसेंटेज अगर खराब है तो मैट्रिक की काउंट हो जाएगी। अब से ऐसा नहीं होने वाला भाई। बीएस और बीबीए के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपकी मिनिमम परसेंटेज अप्लाई करते हुए मैट्रिक की 60 होनी चाहिए और इंटर की इक्विवेलेंसी यानी कि ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी 50 से ऊपर या 50 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने एफएससी किया या उसको एचएससी कह लो या उसको इंटरमीडिएट कह लो, यानी कि इंटर की परसेंटेज मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम से कम 50 हो और मैट्रिक की कम से कम 60 हो। वाइल इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम परसेंटेज, इंजीनियरिंग के लिए क्या असूल है, इंजीनियरिंग के लिए असूल ये है कि भाई देखो इंजीनियरिंग के अंदर सेकेंड ईयर यानी कि आपकी जो एचएससी है और एसएससी है, मैट्रिक और इंटर दोनों की परसेंटेज मिनिमम 60-60 होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम का मतलब भी होता है 60 से अबव हो, 60 हो वो भी चलेगा मगर होनी 60 से प्लस चाहिए। 59.9 वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पर लात मार दी जाएगी। सही है ना भाई। इसी तरीके से कोई बोले सर मेरी 49.99999 है तो भाई 50 नहीं है तो एचएससी के अंदर बीबीबीएस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने एक चेंज लेकर आए, पहले 55 मिनिमम उन्होंने कही हुई थी बीएस बीबीए के लिए, अब उन्होंने 50 कर दी है आपके पास सिंपल तरीके से इंटर की। अब साथ ही में फास्ट ने अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया है मेरिट निकालने का। एग्रीगेट निकालने का जो फॉर्मूला था ना वो चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया, इसका क्या इफेक्ट आएगा, जरा इस इफेक्ट को समझ लेते हैं। मेरे प्यारे शागिर्दों बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी बात है। लेट सपोज आपने एनयू के टेस्ट का मतलब क्या है कि आप सिंपल तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देते हो, कोई इशू नहीं है। आप एनटीएस देते हो, कोई इशू नहीं, आप कोई भी टेस्ट दे लो उसका सिर्फ 50% काउंट होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपने एनटीएस के अंदर, नेट के अंदर या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के अंदर लेट अस अज्यूम 60 मार्क्स आप लेकर आए। आपने फास्ट के टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स लेकर आए, 60 मार्क्स लेकर आए फॉर एग्जाम्पल। सही है।
और आपकी इंटर के अंदर फॉर एग्जांपल, या इंटर की जो आपकी परसेंटेज है ना, इंटर की परसेंटेज लेट सपोज ये है 66 के बराबर, और आपकी मैट्रिक की जो परसेंटेज है ना, फॉर एग्जांपल मैट्रिक की आपकी परसेंटेज है लेट अस एज्यूम 78 के बराबर, सही है। अब एक बच्चा है जिसके टेस्ट के अंदर 60 मार्क्स आए हैं, इंटर की परसेंटेज 66 है और मैट्रिक के परसेंटेज है 78, तो आप अपना मेरिट कैसे निकालोगे फास्ट के लिए? बेटा मेरिट निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। देखो जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो 50 से मल्टीप्लाई होंगे, तो सिंपल तरीके से जो भी टेस्ट के मार्क्स हैं, क्योंकि 50% उसका काउंट होगा, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस का साइन लगाओ। इंटर की परसेंटेज आपकी कितनी है 66, तो 66 कितना एचएससी कितना काउंट होगा, इंटर सिर्फ 40% काउंट होगा, तो इंटर को आपने 0.4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। और जो मैट्रिक की परसेंटेज है वो कितनी काउंट होगी 10%, तो मैट्रिक की परसेंटेज, पहले जो बच्चे खुश होते थे ना कि मैट्रिक या इंटर में से 50% काउंट हो रहे हैं, मजे से जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको इस टेस्ट में कंपटीशन आ रहा है तो उन्होंने मेहनत करने के ऊपर मजबूर कर दिया कि अब देखो मैट्रिक की आपकी परसेंटेज कितनी काउंट है 78 का 10%, 10% का मतलब क्या है 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल कैलकुलेटर में डालो यार, 60 इंटू 0.5, वैसे बहुत बेसिक सी मैथ्स है, 60 इंटू 0.5 क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा, ये 30 बन गया, प्लस का साइन। 66 को अगर मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 60 इंटू 0.4, सिंपल तरीके से ये बन जाएगा हमारे पास समथिंग अराउंड 26.4, सही है ना, 26.4 बन जाएगा। और 78 का 0.10 7 होगा ऑल दो, बट चेक कर लीजिए 78 को जब मैं 0.10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 7.8 बन जाएगा। अब आप इन तीनों को जरा ऐड करवा दो, इन तीनों को ऐड करवा दो, 30 प्लस 26 क्या बन जाएगा 56.4, 30 प्लस 26.4 क्या बन जाएगा 56.4, प्लस का 7.8 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 64.2, यानी कि आपका जो एग्रीगेट है वो एग्रीगेट क्या है 64.2, यानी कि अब इस एग्रीगेट के ऊपर आपको फील्ड्स मिलेंगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे वो आपके पास बीएससी कोई भी फील्ड हो, आपके पास बीएस के अंदर सीएस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेटा साइंसेज हो, या फिर कोई भी फील्ड हो आपके पास, अब वो इस एग्रीगेट के ऊपर मिलेगी। तो भाई पहले जो बच्चों के मजे होते थे ना कि वो सिर्फ टेस्ट के अंदर स्कोर कर लेते थे और इंटर या मैट्रिक में से जो भी हाईएस्ट परसेंटेज होती थी वो काउंट हो जाती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा नहीं होगा इस साल से ऑनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि अब नया मेरिट क्राइटेरिया फास्ट लेकर आ गया है। ये मेरिट क्राइटेरिया उन तमाम बच्चों के लिए नेमत होनी चाहिए जिन बच्चों की इधर मैट्रिक में या इंटर में परसेंटेज कम थी, और वो टेस्ट के अंदर अगर अच्छा स्कोर कर लेंगे तो ये नंबर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि देखो टेस्ट का 50% काउंट हो रहा है। लेट अस एज्यूम किसी बच्चे ने टेस्ट में अगर 70 मार्क्स स्कोर कर लिए और उसके इंटर या मैट्रिक के अंदर एवरेज नंबर थे, मैंने यहाँ पे एवरेज एग्जांपल ली है भाई, मैंने कोई अच्छे बच्चे की एग्जांपल नहीं ली। इंटर के अंदर किसी की अगर 80% है तो जाहिर सी बात है टेस्ट का स्कोर अच्छा हो जाएगा, और मैट्रिक के अंदर किसी मैंने एवरेज मार्क्स लिए हैं कि 78 नल्ले से नल्ले बच्चे की भी नॉर्मली आ जाते हैं, 78 मैट्रिक के अंदर लाना इंतहाई नालायक तरीन बच्चे की निशानी होते हैं ऑल दो, क्योंकि मैट्रिक के अंदर हर एक की परसेंटेज 80 में आ जाती है पढ़ने वाले की, सही है ना भैया। तो कहने का मकसद ये कि देखो ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये उस बच्चे के लिए नेमत है जिसने मैट्रिक या इंटर में अगर मेहनत नहीं करी थी, अल्लाह ने उसको अकल दे दी है, तौफीक दे दी है, सही है, नसीहत दे दी है, तो भाई वो टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर कर लेगा तो निकाल सकता है। एंड वाइस वर्सा, अगर टेस्ट में आपने ज्यादा खराब स्कोर किया तो आपके सारे मार्क्स भी कम हो सकते हैं, क्योंकि देखो 50% टेस्ट का काउंट हो रहा है, बिल्कुल एनईडी की तरह 50% टेस्ट का काउंट हो रहा है। अच्छा जब मैं इंजीनियरिंग वाली साइड पे आता हूं, देखो इंजीनियरिंग के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में, यानी कि आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी ये रख दी गई है 60% आपकी इंटर के अंदर या ए लेवल्स की या ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी 60% होगी तो आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा अब देखो यहाँ पे दो चीजें, अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा मजे का, अगेन क्या क्राइटेरिया मजे का है, ये कहता है कि भाई एनयू का 33% होगा, यानी कि एनयू का मतलब एनयू के इक्विवेलेंट कोई भी टेस्ट आपने दिया वो, एनयू का मतलब होता है फास्ट का टेस्ट, आपने फास्ट का टेस्ट दिया वो, आपने एनटीएस का टेस्ट दिया वो, नेट का टेस्ट दिया वो, उसका सिर्फ 33% काउंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज एक बच्चा है उसने जो है ना फास्ट के टेस्ट के अंदर 70 मार्क्स स्कोर करे, फास्ट के टेस्ट में कितने स्कोर करे 70, और उसकी एचएससी या ए लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी आई लेट अस एज्यूम वो बराबर आ गई 75 के, सही है ना, किसके बराबर आ गई एचएससी की 75 के, और उसके एसएससी की जो परसेंटेज है लेट अस एज्यूम कि भाई उसकी जो एसएससी के मैट्रिक के मार्क्स हैं वो किसके बराबर आ गए, मैट्रिक के मार्क्स हैं उसके लेट सपोज 66 के बराबर। अब इस बच्चे का मेरिट कैसे निकाला जाएगा, देखो जो भी फास्ट के टेस्ट के मार्क्स हैं वो 33% से मल्टीप्लाई होंगे, तो सिंपल तरीके से फास्ट के टेस्ट के या एनटीएस के टेस्ट के या नेट के टेस्ट के या जो भी आपने इक्विवेलेंट टेस्ट दिया हुआ है फास्ट का, उसके जो टेस्ट के मार्क्स है उसका सिर्फ 33% काउंट होगा, तो इसको 33 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, इसको 33% से मल्टीप्लाई करवा दो, डायरेक्टली 0.33 से मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस का साइन। अच्छा भाई आगे क्या होगा,
आगे बहुत ही आसान सा काम है। क्या आसान सा काम है कि देखो, उस बच्चे के इंटर के अंदर कितनी परसेंटेज है, 75, तो 75 को सिंपल तरीके से 0.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और मैट्रिक के कितने मार्क्स है, 66 परसेंटेज थी मैट्रिक में, 66 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक कितनी काउंट हो रही है, 70% काउंट हो रही है, 0.17 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 70 का 0.33 क्या हो जाएगा, ये आएगा लगभग होगा हमारे पास, कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, वैसे 22 के बराबर होगा, 23.1 होगा एग्जैक्टली। और 75 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या हो जाएगा, 75 का आधा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 37.5 के। इसी तरीके से 66 को जब 0.17 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 66 को जब 0.17 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 11.22। अब आप इसको ऐड करवा दीजिए, आपको मेरिट आ जाएगा 23.1 प्लस का 37.5 प्लस का 11.2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 71.8 आ गया। तो देखो इंजीनियरिंग के अंदर मेरिट कैसे निकाला जाएगा, फास्ट का या एनटीएस का या नेट का जो भी आपने टेस्ट दिया होगा उसका सिर्फ 33% काउंट होगा, एचएससी का 50% और एसएससी का 17%। अब आपका जो भी टेस्ट का स्कोर आता है उसको इजीली काउंट कर सकते हो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दी कि एक बच्चा है जिसके टेस्ट में 70 नंबर है, उसके एचएससी में 75% थी, मैट्रिक में उसकी 66% थी, किस तरीके से निकाला जाएगा, निकालना सिखा दिया मैंने आपको। तो देखो ये तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या है, अब से मेरिट जो जो फॉर्मूला होगा ना ये यूटिलाइज होगा, अब से मेरिट का ये फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा होगा। ये तो एक बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी, एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी आगे चल के इस बात का भी डिस्कशन हम करेंगे कि देखो ये जो हमने काम किया है ना, ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक क्वेश्चन अक्सर ए लेवल्स वाले बच्चे पूछेंगे कि सर वो अगर हमारे ए लेवल्स के मार्क्स अभी नहीं आए हुए होंगे तो किस बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा एडमिशन, क्योंकि फास्ट ने कैटेगोरिकली अनाउंस ये कर दिया है कि आपके पास ए लेवल्स की जो भी इक्विवेलेंट एग्जाम है, एचएससी है, उसके नंबर हम 40% काउंट कर रहे हैं, उसके नंबर हम 50% काउंट कर रहे हैं। तो यानी कि आपको पहले ए लेवल्स कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप फास्ट का टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आप फास्ट के टेस्ट में अगर स्कोर भी कर लोगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि फास्ट ने बहुत कैटेगोरिकली ये कहा। मकसद क्या है कि फास्ट ने बहुत कैटेगोरिकली डिफाइन कर दिया कि भाई एचएससी काउंट होगा 40%, या यहां पर इंजीनियरिंग के लिए एचएससी काउंट होगा 50%। तो एचएससी के इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, एचएससी के इक्विवेलेंट होता है ए लेवल्स वालों का ए लेवल्स होता है, सही है भैया। तो अगर बहुत से बच्चे ये फरमाइश पहले करते थे और बड़े मजे से निकल जाते थे ना कि उनको ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आया होता था, वो ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी पे भाग जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब एचएससी भी काउंट हो रहा है, एसएससी भी काउंट हो रहा है, यानी कि ए लेवल्स भी काउंट होगा, ओ लेवल्स भी काउंट होगा। तो जब तक आपका ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आ जाता, आप उस वक्त तक फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दे सकते, चाहे आपके 8 महीने या 6 महीने जाया क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनका मंडे इंटेक, उनका जनवरी इंटेक के अंदर ए लेवल्स का रिजल्ट आता है, तो जब रिजल्ट आ जाएगा देन यू कैन अप्लाई फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई। क्योंकि पहले तो ये होता था कि भाई ए लेवल्स की जगह ओ लेवल्स का रिजल्ट चल जाता था, अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब मैट्रिक भी काउंट होगी, इंटर भी काउंट होगी। इसके बड़े बेनिफिट्स हैं भाई। जिन बच्चों की किसी एक जगह पे परसेंटेज कम थी, अक्सर बच्चे मैसेज ये करते थे कि सर वो मैं बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा था, मेरे दादा आइंस्टाइन साहब थे, मगर एक सिंपल एक बात होती है, वो कहते हैं कि भाई हम बहुत ही अच्छा पढ़ते थे मगर वो एक मैट्रिक के अंदर सही नहीं पढ़ा था या इंटर में सही नहीं पढ़ा था, तो वो एक पेपर की वजह से सारे मार्क्स गलत आए हुए। तो अब आपके पास चांस है उस एक पेपर को सही करने का, अगर आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखो आपका जो मेरिट है वो 3 डिफरेंट चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वो आपके पास एक फास्ट का टेस्ट जो है, चाहे आप फास्ट का अपना टेस्ट दे दो जो कि एनयू टेस्ट कहलाता है, या फिर आप एनटीएस टेस्ट दे दो या नेट टेस्ट दे दो, एक उस पर डिपेंड कर रहा है। एक आपके इंटर या एफएससी या ए लेवल्स पे डिपेंड कर रहा है, और एक आपके मैट्रिक या एसएससी पे डिपेंड कर रहा है। तो अब ये 3 डिफरेंट चीजों के ऊपर आपका फास्ट का जो है ना ये क्राइटेरिया फॉर्म हो रहा होगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने कर ली आज की क्लास के अंदर। दूसरे नंबर पे अक्सर बच्चे मुझसे जो एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, अच्छा अब एक बात जो मेजोरिटी बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। अक्सर बच्चों का भी ये क्वेश्चन होता है मुझसे, और बहुत सारे बच्चों ने भी दोपहर में किया भी, और यूट्यूब के ऊपर भी मैसेज आ रहे थे कि सर आपकी तमाम बातें सही है, जरा ये बताएं कि इस न्यू मेरिट क्राइटेरिया के ऊपर, इस न्यू मेरिट फॉर्मूले के ऊपर हमें फास्ट के अंदर मेरिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस बात को डिफाइन कर दीजिए। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, ये जो न्यू फॉर्मूला है ना, इससे मेरिट 1 या 2% कम ही होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अब की बारी में 3 मेजर चीजें हैं जो कि पर्टिकुलरली मेरिट के ऊपर अफेक्ट कर रही। जैसे हमने पहले डिस्कस करा, एक फास्ट का अपना टेस्ट है या एनटीएस का टेस्ट है, नेट का टेस्ट है, एक इंटर या ए लेवल्स है, एक मैट्रिक या आपके पास ओ लेवल्स या एसएससी हो गया। कि भाई ये 3 डिफरेंट चीजें हैं जो कि अब फॉर्मूले पे अफेक्ट कर रही होंगी, यानी कि अब 3 डिफरेंट मेरे पास वेरिएबल्स हैं जो फॉर्मूले को आगे पीछे मेरिट के कर रहे होंगे। तो 1 या 2% ऑब्वियसली मेरिट ऊपर नीचे हो सकता है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर जब मैं फास्ट के कैंपसेस का जिक्र करता हूं तो 5 बड़े बेहतरीन कैंपसेस जो फास्ट के पास है, इसमें कराची कैंपस हो गया, पेशावर कैंपस हो गया, लाहौर कैंपस हो गया, फैसलाबाद कैंपस हो गया, इस्लामाबाद बेस कैंपस हो गया। ये जो कैंपसेस है ना भाई, इन कैंपसेस के अंदर याद रखिएगा जो लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद के कैंपसेस हैं, इनका मेरिट हमेशा से हाई होता है। तो वो तमाम शागिर्द जो पंजाब साइड से सुन रहे हैं कि भाई आपके पास जो लाहौर कैंपस है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, इनका मेरिट हमेशा से हाई है। पेशावर और कराची का मेरिट फिर भी लो होता है।
पेशावर और कराची का मेरिट फिर भी लो होता है। मैं लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट एक शेयर कर दूंगा, एक पुरानी मेरिट लिस्ट है, आप एक आइडिया ले सकते हैं कि भाई हमारे पास जो सीएस रिलेटेड फील्ड होती है वो 69 से 70 पे क्लोज हो जाती थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड इसी तरीके से 68 टू 70 पे क्लोज हो रही होती थी। बाकी जितनी भी फील्ड्स होती है 60 प्लस मेरिट पे क्लोज हो रही होती थी। अब चूंकि न्यू मेरिट क्राइटेरिया आया है तो अब इस बार देखना पड़ेगा कौन सी फील्ड कितने पे क्लोज होती है। मगर एक अंदाजा रखें आप अपने जहन के अंदर कि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो रिमेंबर दिस थिंग, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, चाहे आप फास्ट का अपना टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप एनटीएस का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप नेट का टेस्ट दे रहे हैं, आपके जहन में एक मैक्सिमम नंबर जो होने चाहिए वो होने, तो मैक्सिमम तो आपकी टारगेट 100 होना चाहिए भाई, मैक्सिमम तो आपकी टारगेट बेतहाशा 100 की तरफ हो। मगर मिनिमम टारगेट आप अपने जहन में रखेंगे, मिनिमम का मतलब कम से कम यार मैं जितना भी मैं नल्ला हूं जैसा भी हूं, मैं मिनिमम 70 प्लस का स्कोर जरूर करूं। कि भाई एक अच्छा बच्चा वो होता है जिसकी मैक्सिमम नजर आसमान पे हो और मिनिमम नजर जमीन के ऊपर, अगर गिरूं तो भाई मैं इतना गिर सकूं मैं। तो भाई आपने कोशिश ये करनी है, चाहे फास्ट का अपना टेस्ट दे रहे हैं, एनटीएस का टेस्ट दे रहे हैं, नेट का टेस्ट दे रहे हैं, अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए कोशिश करेंगे यार आपकी मैक्सिमम नजर तो 100 के ऊपर हो। बट ऑब्वियसली पॉसिबल अगर नहीं हो पाए तो भाई एटलीस्ट इतनी कोशिश कर लो कि यार मिनिमम तुम 70 प्लस का स्कोर तो करो करो, ताकि तुम सेफ साइड पे रहो कैंपसेस के लिए। सही है ना भाई? तो ये चीज आपने एक अपने जहन में रखनी है। दूसरे नंबर पे अब सबसे लास्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। अक्सर बच्चे क्वेश्चन कि सर वो फास्ट की तैयारी कैसे करें, सर वो अभी एनईडी और फास्ट दोनों का टेस्ट देना है, नस्ट और फास्ट दोनों का टेस्ट देना है, और अभी 19 जून को हमारे सिंध बोर्ड के पेपर खत्म होंगे, या फेडरल बोर्ड के पेपर हमारे अभी जून के स्टार्ट में एंड हो रहे होंगे, या फिर सर वो अभी ए लेवल्स एंड हो चुका है हमारा, अभी फारिग चल रहे हैं, तो बताइए फास्ट की तैयारी कैसे करें। बेटा अगर बहुत सारे बच्चे जो मुझसे अब ये पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया फास्ट का टेस्ट के अंदर, मैं एनईडी भी तैयारी कर रहा हूं, मैं फास्ट की तैयारी भी कर रहा हूं, मैं नस की तैयारी भी कर रहा हूं, बताइए सर फास्ट की तैयारी कैसे करें, किस पैटर्न के ऊपर लेके चलें। भाई इस सवाल का बहुत सिंपल सा जवाब है, आप अगर फास्ट के पैटर्न को देखो आपको जवाब मिल जाएगा। कैसे? कि भाई फास्ट के जो 3 तरह के सब्जेक्ट हैं फास्ट के पेपर के अंदर, एक मैथ्स है, एक आईक्यू है, एक इंग्लिश है। देखो अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो तो नस में तो खैर तीनों सब्जेक्ट से पूछे जा रहे होते हैं, मगर जैसे मैं एनईडी की बात कर लूं, या प्यास की बात कर लूं, या यूईटी की बात कर लूं, या कॉन्सेप्ट्स की बात कर लूं, या आपके पास सिंपल जीआई की आई किया मेहरान, जहां पे मैथ्स और इंग्लिश तो कंपलसरी है, यानी कि वहां पे मैथ्स और इंग्लिश तो लाजमी पूछा जाएगा। अब इंग्लिश तो सेम होती है भाई, इंग्लिश में प्रेपोजिशन होगा, इंग्लिश के अंदर जंबल सेंटेंसेस होगा, इंग्लिश के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से एरर करेक्शन के सेंटेंसेस हो गए, प्रेपोजिशन रिलेटेड हो गए, आपको सिंपल तरीके से एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आ गए। इंग्लिश तो हर जगह सेम ही होती है एप्टीट्यूड के अंदर, इसमें इसलिए कोई मुश्किल बात नहीं है, इसका कंटेंट बहुत डिटेल के अंदर मैंने अपनी स्टडी मटेरियल टाइप में डाला हुआ है। मगर जब मैं मैथ्स की बात करता हूँ ना, तो भाई मैथ्स फास्ट में 2 तरीकों की होती है, एक बेसिक मैथ्स, एक एडवांस मैथ्स। देखो बेसिक मैथ्स में क्या होता है, बेसिक मैथ्स में अलजेब्रा होती है, सर्ज इंडेक्सेस हो गए, आपका फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए हमारे पास, स्पीड्स के, डिस्टेंस के, वेलोसिटी के, एंड सो ऑन। बाकी आपके पास जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना बेसिक मैथ्स के, बेटा वो एडवांस मैथ्स में ऑलरेडी कवर हो रहे होते हैं, जैसे मैट्रिसेस हो गया, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन हो गया, ऑल्दो है ये बेसिक मैथ्स का टॉपिक बट आपको एडवांस मैथ्स में मिलेगा। तो भाई 90% जो टॉपिक्स होते हैं बेसिक मैथ्स के वो ऑलरेडी एडवांस मैथ्स में कवर होते हैं। खाली अलग से जो आपको अगर किसी बच्चे को फास्ट की तैयारी करनी हो तो अलग से जो टॉपिक्स को कवर कर रहा होगा वो अलजेब्रा हो गया, सर्च इंडेक्सेस हो गया, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया, सिंपल तरीके से आपके पास बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं। तो भाई वो तमाम बच्चे जो फास्ट की तैयारी, एनईडी की तैयारी, नस की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी है। अगर आप मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को जाके गौर से देखो और फिर फास्ट यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट को देखो या बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट को देखो, तो भाई आप पे इंकशाफ होगा कि सारे लेक्चर सिमिलर है। सिर्फ बेसिक मैथ्स के 9 से 12 कोई लेक्चर्स होंगे, 9 to 10 मुश्किल से हार्डली लेक्चर्स होंगे जो डिफरेंट है, बाकी सारे वही लेक्चर्स हैं जो ईकेट के लेक्चर्स हैं। क्यों? क्योंकि भाई एडवांस मैथ्स बेसिक मैथ्स कंबाइन करके होती है ईकेट साइड पे। ईकेट के अंदर ये चोचले नहीं होते बेसिक मैथ्स के अलग एडवांस मैथ्स के अलग, ईकेट मैथ्स टोटली कंबाइंड होती है बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स दोनों का। वाइल जब हम बेसिक मैथ्स की बात करते हैं उसमें 9 से 12 कुछ अलग टॉपिक्स भी होते हैं एज कंपेयर टू एडवांस मैथ्स, तो वो खाली आपको अलग से कवर अप करने हैं। तो भाई वो तमाम बच्चे जो नस्ट की, फास्ट की, एनईडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फास्ट पे भी फोकस कर रहे हैं, आप सिंपल फास्ट यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट को जाके कवर करेंगे। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को कवर कर लिया तो आपका हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट वैसे निकल जाएगा इंक्लूडिंग फास्ट। फास्ट को तो निकलेगा निकलेगा क्योंकि फास्ट की प्लेलिस्ट है, मगर उसके साथ आपका एनटीएस हो, नेट हो, एनईडी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, इकरा हो, आपके पास केयू हो, कुछ भी हो, मेहरान हो, यूईटी हो, कुछ सबका टेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक मैथ्स के सारे लेक्चर्स भी मौजूद हैं, एडवांस मैथ्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है मेरे पास कि सर वो इतने सारे लेक्चर्स हैं, सर वो कोई 10-15 लेक्चर बता दें कवर अप कर लें। यार इस क्वेश्चन को जो है ना सुनने के बाद मुझे लिटरली सिर्फ अफसोस होता है। बेटा वो इतने सारे जो लेक्चर्स हैं ना, ये वो लेक्चर्स हैं जो करोड़ों रुपए के हैं, जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करे में। आप किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर अगर चले जाओगे ना मेरा बेटा,
इस वक्त जो कोचिंग सेंटर में एप्टीट्यूड की फीस चल रही है वो 70 to 60,000 रुपीज एक बच्चे की चल रही है, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अगर आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फास्ट की तैयारी के लिए जा रहे हो, उनके इंजीनियरिंग के नेट के बैच में जा रहे हो, 50 से 60 70 हजार रुपए एक बच्चे की फीस चल रही है। आपको चूंकि यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल रहा होता है तो बच्चे लिटरली दिल जलाने वाली बात करते हैं। मेरा दिल जलता है इस बात से कि सर ये इतनी सारी जो वीडियोस हैं ये सबको कवर करना जरूरी है? सर वो कोई 4-5 टॉपिक बता दें उससे कवर अप हो जाए, या सर वो टाइम बहुत शॉर्ट है, फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए, एनईटी के टेस्ट के लिए वो कुछ 10-15 जो है चैप्टर बता दें उनसे कवर करके तैयारी करके चले जाएं। फॉर गॉड सेक बेटा, आप ट्यूशन वाली बाजी के पास नहीं बैठे हुए, आप स्कूल का टेस्ट नहीं दे रहे कि जहां पे मैं आपको एक सिलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा और उसी से आपका टेस्ट आएगा। बेटा यूनिवर्सिटी के अंदर और रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। खुदारा अपनी ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाओ, खुदारा अपनी फेक वर्ल्ड से बाहर आ जाओ। दुनिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि चाहे फास्ट हो, चाहे एनईडी हो, चाहे नस्ट हो, चाहे जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज अब हो जाए, इन सबके टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होते हैं। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का फायदा ये होता है कि भाई कोई एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास इन्विजिलेटर इतने ज्यादा खड़े हुए नहीं होते। चीटिंग करने के ऊपर बच्चे को देखते साथ ही कंप्यूटर ऑफ करके बाहर धक्का देके निकाल दिया जाता है। और सबसे बढ़कर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का जो नुकसान होता है बच्चों के लिए वो ये होता है कि भाई पूरे सिलेबस में कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से पिक करके आपको दे देगा। तो भाई अगर मैंने इतनी मेहनत से एक प्लेलिस्ट डिजाइन करी हुई है, इतनी मेहनत से अगर लेक्चर डिजाइन करे हुए, देखो मेरा उसमें नुकसान नहीं है। मैं तुमसे कह दूं सिर्फ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करके चले जाओ, भाई मेरे कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा। तो मैं अक्सर, मुझे बड़ा अफसोस होता है जुमले के ऊपर, अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं सर वो इतनी सारी वीडियोस हैं 120-130 के करीब, तो भाई सर आप ये बताएं कि कौन सी को 10-15 करके चले जाए तो पेपर क्लियर हो जाए। बेटा पेपर क्लियर नहीं होगा, और इंशाल्लाह होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जब 10 या 20 वीडियो करके जाओगे तो मुझे एक बात बताओ, कंप्लीट इंटर का कॉन्सेप्ट या मैट्रिक का कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते मेरा बेटा। तो भाई खुदारा इस फेक ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाए कि जिस तरह स्कूल के अंदर आपके टेस्ट से पहले जो है ना आपकी बाजी आपको बता देती थी कि भाई ये सब्जेक्ट्स कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप वही करके चले जाते थे और पहली पोजीशन लेके आ जाते थे। और फिर जब पहली पोजीशन लेके आ जाते तो आपके अम्मा भी बड़ा फक्र करते थे कि बच्चे ने जो है ना कोई रिजल्ट में तीर मार लिया। हालांकि आपकी ट्रेनिंग बचपन में गलत की गई है। तो खुदारा इस काम के ऊपर मत जाएं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट पूरे सिलेबस से कहीं से भी क्वेश्चन फेंक देगा, और कहीं से भी जब क्वेश्चन फेंक देगा तो इसलिए मेजॉरिटी बच्चे नालायक फेल हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, वो सिर्फ 10-15 टॉपिक्स पहले से करके गए हुए होते हैं। और टीचर्स भी आज तक वो 30 साल पहले वाले माहौल के अंदर बैठे हुए हैं कि वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे वही सिर्फ बता दिए और बोला कि करके चले जाओ। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने में मेरा नुकसान नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको कि भाई इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कॉनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपके पास अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपके पास सीक्वेंस सीरीज प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपके पास ट्रिगोनोमेट्री बेताशा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस बेताशा इंपॉर्टेंट है, आपके पास वेक्टर्स बेताशा इंपॉर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक्स बेताशा इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर बेताशा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो एटलीस्ट ये काम कर लो कि पहले टॉपिक्स कवर कर लो, कि कॉनिक्स को पहले कवर कर लो। अगर टाइम कम है और चाह रहे हो कि थोड़ी स्मार्ट प्रिपरेशन करो तो कॉनिक्स पहले कवर कर लो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पहले कवर कर लो, स्ट्रेट लाइन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले कवर कर लो, कोशिश करो कि सीक्वेंस सीरीज प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमोटेशन पहले कवर कर लो। आपके पास ट्रिगोनोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे नस्ट हो, चाहे एनईडी हो, चाहे फास्ट हो। आपके पास ज्योमेट्री अभी तक ये टॉपिक मैंने करवाया नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आ जाएगा। इसके अलावा बेसिक मैथ्स फास्ट और नस्ट दोनों साइड पे बहुत ज्यादा आती है, अलजेब्रा हो गई, फ्रैक्शन हो गई, सडन इंडस्ट्रीज हो गए, सही है ना? तो अगर टाइम कम है तो पहले इन टॉपिक्स को कवर अप कर लो, कोई मसले की बात है, मगर कवर बाकी चीजें भी करनी है। सिर्फ ये मत सोचो कि ये टॉपिक्स कवर करने होंगे, बाकी चीजें भी कवर करोगे तो पेपर क्लियर होगा। तो जो बच्चे मुझसे अक्सर फरमाइश करते हैं उनके लिए मैंने बता दिया, मैट्रिसेस भी बेताशा इंपॉर्टेंट है, एनडी में बहुत आता है, फास्ट नस्ट में बहुत आता है, मैट्रिसेस भी क्लियर है भाई। अच्छा, दूसरे नंबर तो मैंने क्या कहा, अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट कवर अप करेंगे तो आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज का टेस्ट वैसे निकल जाएंगे। फास्ट के अंदर बेसिक मैथ्स भी शामिल है और आपके पास सिंपल तरीके से इंजीनियरिंग मैथ्स भी प्रॉपर आ रही है, तो आपकी तमाम यूनिवर्सिटी निकल जाएंगे। अच्छा, जहां तक आईक्यू की बात है, अच्छा स्पेशली एक और चीज, वो तमाम बच्चे जो सिर्फ बीबीए की तैयारी कर रहे हैं फास्ट से, तो वो फिर ये फास्ट वाली प्लेलिस्ट नहीं लेंगे, वो फिर बी कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट लेंगे। बी कैट मैथ्स की, बी कैट यानी कि बिजनेस कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट वाली। तो जो बच्चे बिजनेस की बीबीए के लिए या अकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, चूंकि उनके टेस्ट में फिर एडवांस मैथ्स नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे, बी कैट वाली प्लेलिस्ट को ले रहे होंगे। सही है ना मेरा प्यारा बच्चा? अच्छा, दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है, वो क्या बात है भाई, हमारे पास आईक्यू। आईक्यू के लिए यूट्यूब पे बेतहाशा चैनल है, डॉक्टर अमीन साहब का मौजूद है। और सिंपल आप लिखोगे यार आईक्यू क्वेश्चन, बेतहाशा क्वेश्चन आ जाएंगे। तो नस्ट और फास्ट दोनों में आईक्यू के क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश की तैयारी करने का तरीकेकार सेम ही है, कोई अलग चीज नहीं है। तो भाई वो बच्चे जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि देखें सर तैयारी करने का तरीका बता दो, मैंने कोई ब्रेकडाउन बता दिया पूरा कि यार इंग्लिश के अंदर कोई आपने अलग से काम नहीं करना, सेम सिंपल तैयारी है।
प्रेपोजिशन हो गए, सिंपल टेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आपके पास एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस हो गए, जंबल सेंटेंसेस हो गए, पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालने के हो गए। तो आप इनकी प्रैक्टिस सिंपल तरीके से कर सकते हो। स्टडी मटेरियल ड्राइव का लिंक डाला हुआ है मैंने, उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज के पास पेपर अपलोड किए हुए होते हैं। तो अगर आप अभी फ्री चल रहे हो, फारिग चल रहे हो, तो भाई कोई मसले की बात नहीं है। देखो एक ऑप्शन होता है यूट्यूब पे वीडियो को 2x स्पीड पे करने का, आप 2x की स्पीड के ऊपर तमाम वीडियो लेक्चर जल्दी जल्दी देख सकते हो। लेक्चर साथ साथ उतारो, बैठ के सॉल्व करो। टाइम अगर कम है तो बेशक जो लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करवाए हुए ना, एटलीस्ट उनको ज्यादा ज्यादा सॉल्व कर लो ताकि आपकी तैयारी ज्यादा हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम है, शॉर्ट टाइम है, मुझे मालूम है शॉर्ट टाइम है, तो क्या कर सकते हो, जो लेक्चर में क्वेश्चंस कवर करवाए हुए उनको एटलीस्ट कवर कर लो ज्यादा ज्यादा दफा। दूसरे नंबर पे 2x स्पीड का ऑप्शन मौजूद होता है, उसको जल्दी जल्दी सुनो। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप इंप्रूवर्स हो, ए लेवल हो, या अभी आप फारिग चल रहे हो, तो भाई आपकी जिम्मेदारी है सुबह में मैथ्स कवर अप कर लीजिए। सुबह से लेकर मैथ्स का एक मेजॉरिटी पोर्शन आएगा, और शाम में जब थक जाए तो इंग्लिश टाइम दे लीजिए या आईक्यू को टाइम दे लीजिए। ये पैटर्न अपना डिजाइन करो। देखो हर बंदे की नेचर डिफरेंट होती है। मेरी नेचर सुबह उठ के पढ़ने वाली रही हमेशा, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ सुबह जल्दी उठें आप, सुबह 7 to 8 PM 8 AM के ऊपर, और फिर 7 से लेके आप तकरीबन दोपहर के 1 या 2 बजे तक कोशिश करें कि आप मैथ्स को पहले टाइम दें, क्योंकि मैथ्स एक बड़ा सब्जेक्ट है। और फिर आप ऑब्वियसली एक ब्रेक लें, मेरे नजदीक आप 2 से 3 घंटे की ब्रेक ले लें। आप 1 घंटे की ब्रेक ले लें, बहुत है। खाने पीने के लिए 2 से 3:30 तक की आप ब्रेक ले लें बेशक, एंड देन उसके बाद आप फिर आईक्यू या इंग्लिश के ऊपर कवर अप करें। देखो आप लेक्चर्स लोगे, लेक्चर लेके उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर टाइम आपको लगता है बहुत कम है और आपको पहले तमाम लेक्चर्स लेना चाह रहे हो, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप सबसे पहला काम भी कर सकते हो कि भाई सारे लेक्चर्स को नोट डाउन करो, तरीके से बैठ के कवर अप कर लो। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करने पे चले जाओ। प्रैक्टिस करने के लिए अगेन आप किसी भी मटेरियल को यूज कर सकते हो, चाहे वो अनीस हुसैन हो, चाहे वो आईबी ग्रेड्स हो, चाहे वो किप्स हो, चाहे वो फास्ट के अपने पेपर्स की कोई मटेरियल हो, एंड सो ऑन, कोई भी हो, डोगर की किताब हो, कुछ भी हो, फैय्यम बासी हो, कुछ भी हो। स्टडी मटेरियल ड्राइव में 36,000 लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इस तरीके के ऊपर लेके चलो। और वो बच्चे स्पेशली, अब मेरा लास्ट सेक्शन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो सिंध बोर्ड के हैं, या फिर वो बच्चे जिनके 18, 15 या 19 जून को पेपर एंड होंगे, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन चूंकि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, तो ये वाला जो लास्ट सेक्शन है सिर्फ उन लोगों के लिए कि सर हम 18 डेज के अंदर क्या फास्ट की तैयारी इजीली कर सकेंगे। तो देखो दो चीजें मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आपका जैसे आपके पेपर हैं वो 19 जून को एंड हो रहे हैं, या 15 जून को एंड हो रहे हैं, 16 जून को एंड हो रहे हैं, तो आपके पास 18 to 20 डेज बचेंगे फास्ट की प्रिपरेशन के लिए। इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिल मारो भाई। आपने अभी सेकंड ईयर के एग्जाम दे रहे हो, है ना बेबी, सेकंड ईयर के एग्जाम दे रहे हो। जब सेकंड ईयर के एग्जाम्स आप दे रहे हो तो आपने सेकंड ईयर अभी तरीके से पढ़ी हुई है, तो सेकंड ईयर आपकी ऑलरेडी रिवाइज्ड है। ऑलरेडी क्या है, रिवाइज्ड है। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे आपके भी पेपर्स एंड हुए, और ये मेरी रिक्वेस्ट ए लेवल्स के बच्चों से भी है, इंप्रूवर्स और रिपीटर से भी है, कि भाई पहले उस सब्जेक्ट को कवर करो जिसकी तैयारी नहीं है। अगर आपकी सेकंड ईयर रिवाइज है तो उसको भी मत रिवाइज करो दोबारा से बैठ के। तो आपने 19 जून के पेपर एंड होंगे, तो चूंकि सेकंड ईयर के पेपर्स देकर आए हो, तो सेकंड ईयर तो आपकी ऑलरेडी रिवाइज है। आप पहले कवर कर लो फर्स्ट ईयर को। फर्स्ट ईयर के आप तमाम मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। जो मेरी फास्ट की मैथ्स की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके तमाम जो फर्स्ट बेस्ड टॉपिक्स हैं उन सबको बैठ के रिवाइज कर लो। जब आपकी फर्स्ट ईयर मैथ्स रिवाइज हो जाएगी, और यकीन मानो मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों की एग्जांपल्स मौजूद हैं, फास्ट लाहौर में, फास्ट इस्लामाबाद में, फास्ट पेशावर में, या फास्ट कराची में बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक एक हफ्ते में यार पूरी पूरी प्लेलिस्ट को देखा है। तो कोई मसले की बात नहीं है। तो आप आराम से एक वीक के अंदर, एक वीक का टाइम लो, एक वीक के अंदर कंप्लीट फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स ले लो। यानी कि जो भी फास्ट प्लेलिस्ट है उसमें जो भी फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स आते हैं उसको पहले रिवाइज अप कर लो। उसके बाद फिर आप सेकंड ईयर के लेक्चर्स को रिवाइज कर लो। साथ साथ दिन में एक मखसूस हिस्सा रखो, दिन में एक मखसूस हिस्सा रखो, 1 घंटे का, 1 घंटे का टाइम रखो जिसके अंदर आप आईक्यू को लाजमी टाइम दो। और आईक्यू को टाइम देने के लिए अगेन मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी के पास पेपर सॉल्व भी करवाए हुए, उस प्लेलिस्ट को लाजमी देखिएगा। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर जो मैंने अपलोड करे उसमें आईक्यू के सेक्शन मैंने डाले हुए हैं, तो वहां से आप 1 घंटे के लिए सिर्फ आईक्यू के लेक्चर्स को ले लीजिए। 1 घंटे के लिए उन पीडीएफ को और से देखें, उनको समझें, यूट्यूब को सर्व करें, सिर्फ दिन में 1 घंटा। इसके अलावा इंग्लिश भी अगेन मैं आपसे कहूंगा दिन में आधा घंटा लाजमी रखें, ज्यादा टाइम मत रखो इंग्लिश के लिए। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि वो डायरेक्टली जो है ना शेक्सपियर की औलाद है, इंग्लिश उनका बुनियादी सब्जेक्ट होता है ना भाई। तो इंग्लिश को दिन में एटलीस्ट आधा घंटा दे दो, एटलीस्ट आधा घंटा, ज्यादा नहीं मांग रहा, आधा घंटा दे दो। अगर आप इस प्रिपरेशन के ऊपर चल रहे हो तो आप 10 दिन में तैयारी कर सकते हो फास्ट की। फास्ट की तैयारी करना बहुत आसान है। देखो अभी आपका ए लेवल से इंटर एंड हुआ है, तो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए उनको पहले रिवाइज काइंडली मत करो, और जो टॉपिक्स आपके नहीं रिवाइज या आपको नहीं आते या बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, आपको अजीब से नाम लग रहे हैं, उनको पहले कवर अप कर लो, सही है ना। उनको लेक्चर्स को बैठ के समझो। लेक्चर में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए में सारे पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको तरीके से बैठ के कवर अप करो। और फिर उसके बाद
आप उस टॉपिक्स के ऊपर जाओ जो आपने ऑलरेडी रिवाइज कर लिए थे। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए विद इन 10 to 15 डेज आप पूरी तैयारी कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करवाया हुआ है। हो सकता है मैं कुछ और पेपर्स भी सॉल्व करवाऊं आने वाले दिनों के अंदर। फास्ट का पर्टिकुलरली आपको टेस्ट देना कंपलसरी है, तो फास्ट के पास पेपर्स को जो है ना आपने बहुत तरीके से व्यू आउट करना है। मैंने अपलोड करे में उसको लेक्चर अपलोड सॉल्यूशन बना के, उस लेक्चर को लाजमी देख लीजिएगा। लास्ट में एक छोटी सी बात कि भाई अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हैं या नस्ट की या एनईडी की, तो एक न्यू बैच जो मेरा स्टार्ट हो रहा होगा वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 19th ऑफ जून से। 19th ऑफ जून से एक न्यू बैच स्टार्ट होगा। फीस अगेन बहुत मुनासिब है, बहुत कम फीस है इस वक्त इतनी महंगाई के दौर में। डिफरेंट टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाने की इतनी फीस ले रहे हैं, बट यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सही है ना भाई। और इनके टेस्ट भी शामिल होते हैं, बेतहाशा टेस्ट। तो ये टेस्ट, ये हमारा जो बैच है इंशाल्लाह 19 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा होगा, जिसमें फास्ट की, नस्ट की, एनईडी की, मेहरान की, दाऊद की, केयू की, तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाई जा रही होगी जैसे आपके इंटर के पेपर्स एंड होंगे। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ, लाजमी देखिएगा उसको भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा होगा। इसके अंदर तमाम जो लेक्चर्स होंगे लाइव पढ़ाए जाएंगे। देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने ऑलरेडी सबको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई कि लाजमी मेरे बैच में आके पढ़ो। मैंने जो इतनी लंबी आपसे ऊपर बात करी ना, बैच का जिक्र तो एंड में कर रहा हूँ, इतनी लंबी जो मैंने आपसे बात करी इसलिए करी कि भाई मैंने लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए डाले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी आपके लिए करोड़ों रुपए का कंटेंट वैसे डाला हुआ है कि आप किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ोगे ना, कोचिंग वाला एक बच्चे की भी बस 60 से 70 हजार रुपए ले रहा है। 60 से 70 हजार रुपए कोचिंग का माफिया बैठ के ले रहा है, एक बच्चे की फीस जुल्म कर रहा है मेरे नजदीक। तो भाई आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वो कंटेंट पहले ही डाला हुआ है। तो आपका अगर कोई नालायक दोस्त, कोई निकम्मा दोस्त, कोई बेगैरत दोस्त किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ रहा है ना, उसको बताओ कि सर हाशिम ने ऑलरेडी मैं से सारे लेक्चर डाले हुए हैं। और यकीन मारो 99% बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जाके भी मेरी प्लेलिस्ट से ही पढ़ रहा होता है। देखो कोचिंग से खिलाफ नहीं है, मगर एक चीज जो गलत है वो गलत है कि इतनी महंगी फीस सिर्फ वो इतनी अमाउंट के लिए ले रहे होते हैं। तो कहने का मकसद है कि ऑलरेडी इतना महंगा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। हाँ, अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई वो लाइव क्लासेस के अंदर आए, तमाम टॉपिक्स को लाइव कवर करे, तो अपने क्वेश्चन एंड क्वेरीज को लाइव समझे और पूछे, तो भाई उसके लिए बैच है। ये भाई 19 ऑफ जून से लाइव होगा इंशाल्लाह ताला, और इसकी डिटेल्स में आने वाली वीडियो में बता रहा हूँ। और इसमें आपकी फास्ट की, एनईडी की, केयू की, यूबीआईटी की, नस्ट की, यूईटी की, हर तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी करवाई जा रही होगी इंशाल्लाह ताला। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ, इस चाहत के साथ, इस खैरियत के साथ कि आप जहां हैं, जैसे हैं, खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ करिएगा, और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जय साइनिंग ऑफ।